देखिए बच्चों, लास्ट टर्न हमने आपको ये बताया था टॉपिक फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर में फ्रिंजेस की शार्पनेस। तो फ्रिंजेस मैक्सिमम शार्पनेस तब दिखाएंगे जब उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम की हाफ हो। फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस व्हेन इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। फ्रिंजेस की इंटेंसिटी मैक्सिमम की आधी होती है, तब वो मैक्सिमम शार्पनेस दिखाते हैं। आइए देखिए ज़रा, तुम लोग की साइकिल बाहर तो नहीं खड़ी, सब अंदर खड़ी हैं? हाँ, गाड़ी खड़ी, बाइकें मतलब नहीं, स्कूटी की बात कर रहा हूँ, साइकिल आइकिल जो। चलिए देखिए, फेब्री-पिरोट एटलॉन बता दें। फेब्री-पिरोट एटलॉन, फेब्री-पिरोट एटलॉन क्या है? आपका लिख के आप पढ़े हो फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर और लिख के आ गया फेब्री-पिरोट एटलॉन। तो जब फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर में दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन फिक्स होती है, ये देखो जरा प्रियांशु, फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर है, इनमें ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट है ए, एक प्लेट है बी। इन दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन होती है टी। अगर ये प्लेट्स के बीच की सेपरेशन फिक्स हो जाए, ये टी की वैल्यू क्या कर दे, फिक्स, तो इसे कहते हैं फेब्री-पिरोट एटलॉन। ठीक है, तो देखिए, ए फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर एक फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर है, हैविंग फिक्स्ड सेपरेशन, between parallel plates, फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर having fixed separation between parallel plates, जिसमें फिक्स सेपरेशन है पैरेलल प्लेट्स के बीच की, is known as फेब्री-पिरोट एटलॉन। उसे हम क्या कहते हैं, फेब्री-पिरोट एटलॉन। मार्केट में डिफरेंट स्पेसिंग के फेब्री-पिरोट एटलॉन अवेलेबल हैं, जिनका उपयोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गैसेस का निकालने में किया जाता है। ग्लास प्लेट्स है, अरे सब कुछ वही है, वही जो एक्सपेरिमेंट में था, बस हमने उतना ही बता दिया। ठीक है, एटलॉन्स पूरा लिखें, फेब्री-पिरोट एटलॉन्स ऑफ डिफरेंट स्पेसिंग फेब्री-पिरोट एटलॉन्स ऑफ डिफरेंट स्पेसिंग are available in the market. ये मार्केट में अवेलेबल है, आर अवेलेबल इन द मार्केट।
ठीक है, आर अवेलेबल इन द मार्केट। Are available in the market. Etolons are specially used etolons are specially used to determine the refractive index of gases at different different प्रेशर्स पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए इस फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर का उपयोग या फेब्री-पिरोट एटलॉन्स का उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, किसी टॉपिक के साथ लग के आ सकता है, व्हाट इज फेब्री-पिरोट एटलॉन्स। तो फेब्री-पिरोट एटलॉन जो आपने पैरेलल प्लेट्स ली, उनके बीच की सेपरेशन जब फिक्स कर दी तो उसे हम क्या कहते हैं, फेब्री-पिरोट एटलॉन्स। अब आइए टॉपिक है, इसी में है रिजॉल्विंग पावर, तब ये आज कंप्लीट होगा, 2-3 उस पर न्यूमेरिकल। रिजॉल्विंग पावर ऑफ फेब्री, हमने कहा था ना 1 वीक पूरा लगता है, 1 वीक का टॉपिक है। तो हमने तो भाई 1 वीक से भी ज़्यादा लिया, फ्राइडे से शुरू किया था, फ्राइडे, फिर उसके बाद हमने मंडे पढ़ाया, लास्ट फ्राइडे मंडे पढ़ाया, वेडनेसडे पढ़ाया, आज ये पढ़ा, तब ये जाके मम्मी चाय जरा बना देना, जाइए दरवाज़ा बंद कर, निकल रही है ना, बस चिपका दो। रिजॉल्विंग पावर ऑफ फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर। प्रियांशु, रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है सेपरेट करना। 2 क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, उन्हें सेपरेट करने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर जो है वेवलेंथ टू द चेंज इन वेवलेंथ का रेशियो। रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ टू द चेंज इन वेवलेंथ का रेशियो है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट इट्स एबिलिटी टू सेपरेट द स्पेक्ट्रल लाइंस। ये वो एबिलिटी को प्रदर्शित करता है जिससे हम सेपरेट कर देते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस को। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट इट्स एबिलिटी टू सेपरेट द स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइंस को सेपरेट करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो ये समझ गए। एक मिनट प्रियांशु, फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर के ऑपरेटर्स में मेन 2 पैरेलल प्लेट्स हैं जिनकी पैरेलल साइड्स जो है वो सिल्वर पॉलिशिंग है, इनमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके बीच की अगर सेपरेशन फिक्स कर दें तो उसे कहते हैं फेब्री-पिरोट एटलॉन। पैरेलल प्लेट्स के बीच की सेपरेशन अगर हम फिक्स कर दें तो उसे कहते हैं फेब्री-पिरोट एटलॉन। ठीक है, तो ये है ए फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर।
हैविंग फिक्स्ड सेपरेशन, उनके बीच की सेपरेशन फिक्स्ड है। बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, किसके बीच में? पैरेलल प्लेट्स के बीच में, इज नोन एज फेब्री-पिरोट एटलॉन। उसे हम क्या कहते हैं? फेब्री-पिरोट एटलॉन। फेब्री-पिरोट एटलॉन या फेब्री-पिरोट या एटलॉन्स ऑफ डिफरेंट स्पेसिंग, एक स्पेसिंग का दूसरी स्पेसिंग का पूरा अपरेटस है, अवेलेबल है मार्केट में, और जिससे आप क्या कर सकते हो? गैसेस का अलग अलग प्रेशर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते। इन दोनों प्लेट्स के बीच में गैस लेते हैं, प्रेशर डिफरेंट लिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ये इसका स्पेशल यूज है। अब आइए resolving power of Fabry-Perot interferometer is equal to the ratio of wavelength to the change in wavelength। ये जरा डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। Resolving power of Fabry-Perot interferometer is the ability to separate the spectral lines। Resolving power of Fabry-Perot interferometer is the ability to separate the spectral lines। ठीक है, ये एबिलिटी है, वो एबिलिटी है जिससे ये स्पेक्ट्रल लाइंस को सेपरेट करता है। अब देखिए, आपने लास्ट टर्म पढ़ा, ठीक है, फॉर मैक्सिमम शार्पनेस, फॉर मैक्सिमम शार्पनेस क्या पढ़ा है? साइन डेल्टा बाई 2 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। ये पढ़े हो? ये मैक्सिमम शार्पनेस लास्ट टर्म वाला देखो, ठीक है, साइन डेल्टा बाई 2 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, ये हमने लास्ट टर्म बताया है मैक्सिमम शार्पनेस के लिए। अब यहाँ पर वी टेकन एवरेज डेल्टा बाई 2 इन प्लेस ऑफ डेल्टा, डेल्टा के प्लेस पर आप ये लीजिए, एवरेज लीजिए, अलग अलग फेज डिफरेंस का सम का आधा। तो डेल्टा के प्लेस पर आप लीजिए डेल्टा बाई 2, रख दीजिए साइन डेल्टा बाई 4 1 माइनस आर स्क्वायर 2r। ठीक है, एंगल बहुत छोटा है, इसलिए इसके साइन की वैल्यू उसके एंगल के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो साइन डेल्टा बाई 4 लगभग ले लिया डेल्टा बाई 4, डेल्टा बाई 4 लगभग ले लिया डेल्टा बाई 4। ये ले लीजिए, तो डेल्टा बाई 4 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है,
तो डेल्टा बाई 2 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ये आपका आ गया। ये आपने ले लिया। हाँ भेज रहे हैं प्रियांशु, जा चाय ले लो। तुम लोग चाय पीना चाह रहे हो क्या? समक्ष वो तो बोले, अगर पीना हो बता दो। आलस है ये ले लिया। अब देखिए आपने दो पैरेलल प्लेट्स ली थी, लागू दो पैरेलल प्लेट्स ली थी। एक पैरेलल प्लेट थी ए, एक पैरेलल प्लेट थी बी। उनके बीच की सेपरेशन आपने ली थी टी। रेज जो आ रही थी वो फाई एंगल पर आ रही थी। एंगल था फाई, फाई एंगल पर आ रही थी। ठीक है, रेज जो इंसिडेंस हो रही थी उसका एंगल क्या था? फाई। तो अब आपका पाथ डिफरेंस, रिजॉल्विंग पावर बेटा समझ गया, रिजॉल्विंग पावर अभी सेकेंड यूनिट में पढ़ोगे। तो रिजॉल्विंग पावर वो एबिलिटी है जिससे आप सेपरेट कर सकते हो स्पेक्ट्रल लाइंस को। सेपरेट द स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस को अलग अलग करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो ये रिजॉल्विंग पावर आर बराबर लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा। उसके आगे हमने लिया कि भाई रिजॉल्व कर रहे हो, फ्रिंजेस जब शार्प होंगी तभी तो रिजॉल्व हो पाएंगी। तो पहले तो मैक्सिमम शार्प की कंडीशन बनाइए, साइन डेल्टा बाई 2 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। वी टेकन डेल्टा एवरेज ले लिया इन प्लेस ऑफ डेल्टा, तो डेल्टा की जगह पर डेल्टा बाई 2 ले लिया, तो साइन डेल्टा बाई 4 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, अब आपने डेल्टा बाई 4 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, तो डेल्टा बाई 2 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन r। प्लेट ए और बी के बीच की सेपरेशन क्या है? टी। रेज आई है फाई एंगल पर। ठीक है, अब लगाइए पाथ डिफरेंस P बराबर पाथ डिफरेंस, ध्यान दो बच्चों, पाथ डिफरेंस P बराबर क्या पढ़े हो? 2 म्यू टी कॉस आर। 2 फिर है म्यू फिर है टी कॉस आर, ये है 2 म्यू टी कॉस आर। ब्राइट के लिए क्या ले रहे हो? एन लैम्डा, ये ब्राइट के लिए है। ब्राइट फ्रिंज अगर होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उसके लिए संपोषी व्यतिकरण और डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशी व्यतिकरण। मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि ये कंस्ट्रक्टिव माइंड है, मतलब अच्छी सोच है, ठीक है, कुछ नया करने चाहता है, और ये डिस्ट्रक्टिव माइंड है। नहीं, एम्पलीट्यूड का रोल तो है, पर मेन जो इंटरफेरेंस में होता है वो फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस से पूछा जाएगा, पाथ डिफरेंस पूछा जाएगा। जब पाथ डिफरेंस आता है तो उससे आता है फेज डिफरेंस। तो मेन है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। एम्पलीट्यूड का रोल है, एम्पलीट्यूड तो कोई भी रे होगी, एम्पलीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, तो उसका मेन नहीं है। मेन है आपका फेज। जब आप कॉस फाई की वैल्यू +1 लेते हो तो मैक्सिमम होता है कॉस फाई। अब जैसे फेज में कोई पाथ डिफरेंस आपका आए ना, तो फिर क्या होगा? 0 0 का ही पाथ डिफरेंस।
क्या कहा है क्वेश्चन? तीसरा ऑप्शन क्या है? दो गलत है, वो हमें पता है, दो ऑलरेडी लेवल के क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा। तो हमने सब लाइन आउट लगाया था ज़्यादा सब। तो देखिए P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा। अब म्यू की वैल्यू यहां पर एयर है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई? 1। ये एयर लेते हैं, म्यू बराबर 1 फॉर एयर। म्यू की वैल्यू 1 है फॉर एयर के लिए, ये दोनों के बीच में एयर और वैक्यूम, ठीक है। और आर की जगह पर एंगल ले लो फाई, आर की जगह पर एंगल ले लो फाई। तो ये P बराबर क्या होगा? 2 म्यू का मान 1 टी कॉस फाई बराबर n लैम्डा। फार्मूला बन गया 2t cos फाई, 2t cos फाई बराबर n लैम्डा। इसे आप डिफरेंशिएट करो, इसे आप डिफरेंशिएट करो तो 2t cos फाई का क्या होगा? साइन फाई माइनस में एंगल डेल्टा फाई, एन एज इट इज रहेगा, वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा। ये फार्मूला हो जाएगा 2t साइन फाई डेल्टा फाई एन डेल्टा लैम्डा। अब देखिए फेज डिफरेंस को हमने डेल्टा से दिखाया है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस को हमने डेल्टा से दिखाया है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस है आपका 2t cos फाई, ये है। इसे डिफरेंशिएट करिए, 2 पाई बाई लैम्डा माइनस 2t साइन फाई डेल्टा, 2t साइन फाई डेल्टा डिफरेंशिएट कर दिया, और 2t साइन फाई डेल्टा फाई का मान क्या आ गया? n डेल्टा लैम्डा। तो डेल्टा 2 पाई बाई लैम्डा, ये लगा दिया इक्वेशन 6, n डेल्टा लैम्डा। n डेल्टा लैम्डा। अब ये वैल्यू रख दीजिए, ट्यूसडे से केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो रही है प्रदीप सर की। ट्यूसडे से वही जो समय हमारा 135 में, उनका 246 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया आपका। अब ये 7 को यूज कर लीजिए इन इक्वेशन, 7 को यूज करिए 4 में, तो डेल्टा बाई 2 1 माइनस आर स्क्वायर आर, रख दीजिए डेल्टा बाई 2 के प्लेस, 2 पाई बाई लैम्डा, 2 यहाँ पर है, n डेल्टा लैम्डा
1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो n पाई डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा। रिजॉल्विंग पावर ऐसे करो, लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा, रिजॉल्विंग पावर n पाई आर 1 माइनस आर, ये रिजॉल्विंग पावर है फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर की। ये हमने इसको पाथ डिफरेंस P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बताए थे, किसके बराबर, एन लैम्डा के। म्यू की वैल्यू 1 एयर के लिए, आर की जगह 5, तो ये हो गया 2t कॉस फाई बराबर 2t कॉस फाई बराबर एन लैम्डा। डिफ्रेंशिएट कर दो, 2t कॉस फाई का साइन फाई एंगल का डेल्टा, लिख दें डिफ्रेंशिएट। इक्वेशन 5 डिफ्रेंशिएट किया तो 2t कॉस फाई का साइन फाई एंगल का डेल्टा फाई एन एज इट इज वेवलेंथ का डेल्टा लैम्डा, ठीक है। अब फेज डिफरेंस देखो जो तुम पढ़ रहे थे, डेल्टा बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस में रख दिया 2t कॉस फाई, करिए डेल्टा लैम्डा, ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा माइनस 2t कॉस फाई का साइन फाई एंगल का डेल्टा फाई, यहाँ पर यूज़ कर लिया एन डेल्टा लैम्डा, तो डेल्टा ऑफ डेल्टा 2 पाई बाई लैम्डा एन डेल्टा लैम्डा, ठीक है। अब यूज़ करिए इक्वेशन 4 को, 4 थी ना पीछे, 4 में 7 को डेल्टा बाई 2 1 माइनस आर स्क्वायर को डेल्टा बाई 2 की जगह रख दिया 2 पाई बाई लैम्डा तो 2 एन डेल्टा लैम्डा, तो ये आपका आ गया n पाई डेल्टा लैम्डा। अब इसे पलट दीजिए तो लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा किया और ये किया n पाई r 1 माइनस आर, ये एक रिजॉल्विंग, ठीक है, ये भी हो गई रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर हो गई। हाँ फाई एंगल था ना, यहाँ पर पीछे भी लिया है फेज डिफरेंस, पीछे देखो जरा फाई लिया है, हाँ फिगर में देखिए, ये आर से ना दिखाओ, इसे रिजॉल्विंग पावर लिखो, रिजॉल्विंग पावर आर से ना दिखाओ, नहीं की दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ये है रिजॉल्विंग पावर ऑफ फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर। ये रिजॉल्विंग पावर है फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर, यहाँ तक। अब जरा एक न्यूमेरिकल लगाना है, उसके लिए भी थोड़ा वर्क करना है, ठीक है, तो लिख लीजिए दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर, दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ फेब्री-पिरॉट इंटरफेरो। ये बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब न्यूमेरिकल के लिए ज़रा हमें कुछ इन्वॉल्व करना है, यहाँ तक ये मोस्टली जैसे फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर की रिजॉल्विंग पावर आई, बस इतना करना है, ठीक है।
देखिए आर स्क्वायर किसके बराबर मान लिया? कैपिटल आर। इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिविटी। स्मॉल आर स्क्वायर को कैपिटल आर, रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी कहलाता है। स्मॉल आर स्क्वायर को कैपिटल आर, दिस इज द रिफ्लेक्टिविटी। ठीक, तो आपकी रिजॉल्विंग पावर लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा एन पाई आर 1 माइनस आर स्क्वायर, एन पाई आर 1 माइनस आर स्क्वायर। आर की जगह आप रखेंगे स्मॉल आर, तो लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा एन पाई रूट आर 1 माइनस आर, वन माइनस आर, वन माइनस आर। ठीक है, 1 माइनस आर। अब हमने भाई ये पढ़ते हो 2t कॉस फाई बराबर एन लैम्डा, 2 म्यू टी कॉस आर बराबर, ये पढ़ा आपने 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लैम्डा। म्यू का मान 1 लिया, 2 लिया, म्यू का मान 1, टी कॉस 0 ले लिया बराबर एन लैम्डा, तो 2t बराबर एन लैम्डा। ठीक है, तो n की वैल्यू एक आ गई 2t अपॉन लैम्डा, n की वैल्यू आ गई 2t अपॉन लैम्डा। ये रख दीजिए जरा, लैम्डा अपॉन न्यूमेरिकल के लिए है बस, n की जगह रख दिया 2t, तो 2 पाई टी अपॉन लैम्डा। अंडर रूट के अंदर हम इसको भी भेजना चाहते हैं, तो r अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इसको भी अंडर रूट के अंदर कर दिया, तो अंडर रूट में ले जाओगे तो स्क्वायर लगाओगे, होगा कि नहीं? और 2 को अंदर ले जाइए, 2 को भी अंदर ले गए, तो लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा पाई टी अपॉन लैम्डा, और ये हो गया 4r 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, 4r 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक, 4r 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब एक टर्म है फाइनेस, फाइनेस, तो ये देखिए F बराबर 4r होल स्क्वायर, फाइनेस F बराबर 4r या कोफिशिएंट ऑफ फाइनेस कहते हैं, 4r 1 माइनस आर स्क्वायर का, तो लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा पाई टी अपॉन लैम्डा रूट एफ। ये है आपका एक रिलेशन, ये है एक रिलेशन रिजॉल्विंग पावर का। रिजॉल्विंग पावर का ये रिलेशन है फाइनेस के टर्म। ठीक है, दिस इज द रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर in terms of fineness, fineness
ठीक है, अभी आपने मैक्सिमम शार्पनेस के लिए कंडीशन पढ़ी थी। मैक्सिमम शार्पनेस के लिए कंडीशन पढ़ी थी। ठीक है, क्या पढ़ी थी? साइन डेल्टा बाई 2, क्या पढ़े थे? 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, ये पढ़े हो। ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, इसलिए साइन को उसके एंगल के बराबर ले लो। तो डेल्टा बाई 2 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, आर स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, अभी आपने रिफ्लेक्टिविटी कैपिटल आर मानी है, तो डेल्टा बाई 2 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 रूट आर। आर स्क्वायर को क्या माना? कैपिटल आर, तो 1 माइनस आर है, सॉरी। ठीक है, रूट को अंदर कर दीजिए, तो डेल्टा बाई 2 अंडर रूट में अंदर करो, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर 4r। ठीक है, तो ये फाइनेस आपके सामने लिखा है, F बराबर 4r 1 माइनस आर। ठीक है, फाइनेस, ये जो फ्रिंजेस बनती हैं उनमें क्लियरनेस, कोई हम क्या कहते हैं? फाइनेस, बिल्कुल फाइन दिखाई दे रही, क्लियर दिख रही वो। तो यहाँ पर डेल्टा बाई 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ के। ठीक है, तो एक रिलेशन आ गया जो आपको न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करना है, फॉर न्यूमेरिकल यूज़ करना है। डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 अंडर रूट F2 अपॉन F1, ये बच्चों यूज़ करना है। इसके लिए हम ये रूपरेखा बना रहे हैं। ठीक है, ये जो हम पूरा काम कर रहे थे वो इसके लिए। और F का मान 4r अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, बट 2 को देखो, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, मतलब काट देंगे, तो फिर हमें 2 फिर लाना पड़ेगा। तो हम क्यों बेफालतू, हमने उसे टच ही नहीं किया, ना इधर का टच किया ना उधर का, तो इससे हमारा ये नहीं चला। अब न्यूमेरिकल लगाइए, तो मेन रिजॉल्विंग पावर जैसे लिख के आ जाएगा, तो वो वही 2 न्यूमेरिकल हैं, बस यही 2 न्यूमेरिकल लगते हैं। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर का प्रूफ तो वहीं तक हो गया, R बराबर n पाई r 1 माइनस आर स्क्वायर। ये सब न्यूमेरिकल के लिए हमने किया है। ठीक है, नहीं तो फाइनेस नहीं बता पाते, डायरेक्ट बताते तो फिर समझ में नहीं आता। ठीक है, नहीं आप कहते हो ये आया कहाँ से, तो इसलिए फाइनेस भी बता दिया, और रिफ्लेक्टिविटी, इस कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन का स्क्वायर क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टिविटी। आर स्क्वायर को कहते हैं रिफ्लेक्टिविटी। जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर है 1, इधर रफ कर रहे हैं, लिख नहीं पाए? कहाँ पे हो? देख लो बगल वाले, तुम लोग लिख लिए बेटा? देखिए न्यूमेरिकल 1, तो ये कंप्लीट हो। टू फेब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर
हेलो, टू Fabry-Perot interferometer have equal हेलो, नमस्कार गुप्ता जी, बताइए। आज नहीं, आज ज़रा यूनिवर्सिटी हमको जाना है काम से, कॉलेज के ही काम से, तो आज तो डीएल पे है। कल रखो, कल आ जाओ। घर आने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहीं प्रिंसिपल साहब से मुलाकात कराएंगे, बात रखी जाएगी, वो जॉइंट सेक्रेटरी तक बात पहुंचाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ये हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। टू Fabry-Perot interferometer of equal separation, but their coefficient ऑफ रिफ्लेक्शन टिपिकल होता है न्यूमेरिकल, तो इसके ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, ठीक है। बुकों में भी कम है, आते भी नहीं है, कभी कभी आएगा तो यही दो आएंगे, ये फिक्स है। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिविटी, उसी से स्क्वायर करके बनी रिफ्लेक्टिविटी क्या है? रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द प्लेट आर 0.64 and 0.81, 0.64 and 0.81. Determine the relative width of maxima. Determine the relative width of maxima in two cases. Relative width of maxima in two cases. तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है R1 की वैल्यू दे रखी है 0.64, ठीक है। तो इससे F1 की वैल्यू 4R1 1 माइनस R1 का होल स्क्वायर, तो 4 इंटू 0.64। बोलो नहीं, फिर तुम नोट नहीं कर पाते उसी चक्कर में। स्मॉल आर होता है, उसी को स्क्वायर कर दिया, तो रिफ्लेक्टिव, तो स्क्वायर होने पे उसको कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं, पर जब भी न्यूमेरिकल में आएगा तो रिफ्लेक्टिविटी है वो। हाँ, स्क्वायर की ही वैल्यू रहेगी न्यूमेरिकल जब भी आएगा, स्मॉल आर की डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। आपको उसको भी भाई, जैसे कोई क्वांटिटी है उसका स्क्वायर ही तो है, तो मोस्टली रिफ्लेक्टिविटी ही कहेंगे। हाँ, कैपिटल आर, हमेशा कैपिटल आर ही मानना। अब ये आ गया, ये फाइनेस आ गया, करिए जरा सॉल्व। 4 इंटू 0.64 0.36 इंटू 0.36। सॉल्व करो जरा इसको, जरा बच्चों। हमारे पास तो कैलकुलेशन में 19.6 है, इधर कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन चेक हो जाए। इसकी वैल्यू हमारे पास F1 की वैल्यू है 19.6, देख लो जरा। अब दूसरे की है 0.81,
रिफ्लेक्टिविटी R2 की वैल्यू है 0.81, तो F2 की वैल्यू है 4R2 1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लगाओ जरा। फोर इंटू 0.81 F2 की वैल्यू है। ठीक है, इसको करो जरा। ये आया 0.19 ना, 19 इंटू 0.1 करो सॉल्व। ये 90 आनी चाहिए, देख लीजिए, देख लो, कैलकुलेशन जरूर चेक कर लो भाई। और डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 यही विड्थ है जो फेज डिफरेंस, F2 अपॉन F1, इसीलिए हमने उसको समझाया है बस न्यूमेरिकल के लिए। डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1, F2 अपॉन F1। ये है अंडर रूट 90, ये है 19.6, डिवाइड करके अंडर रूट लो 2.19 आएगा, तो रिलेटिव विड्थ ये आएगी 2.12, ये रिलेटिव विड्थ। ये रिलेटिव विड्थ। ठीक है, नोट कर लो। इस बार संडे को 15 अगस्त है, कोचिंगें अभी खोली हैं, तो संडे का लॉकडाउन है, मान लो सख्ती कर दे पहला, तो इसलिए संडे को नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें रिस्क। कल नहीं, अब तुम लोगों को मंडे को पढ़ाएंगे। हाँ, ट्यूसडे पढ़ा देंगे, देख लो, छूटा हुआ पढ़ाना ना, वो तुम्हारा छूटा हुआ तो अब रह नहीं गया, पूरा हो गया। तुम लोग क्या छूट, करेंट सोचते, तो तुमको ट्यूसडे को पढ़ाएंगे। इस बार संडे को नहीं बुला रहे, 15 अगस्त वाले थे, इनको भी कराना है। नोट हो गया? तुम बहुत धीमे लिखते हो बेटा। देखिए, 2 फेब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर है जिनकी सेपरेशन जो है वो इक्वल है, इक्वल सेपरेशन के, बट दे आर कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिविटी। तो ये आपका जब भी दिया होगा R² बराबर कैपिटल R दे रखे होंगे, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिविटी होती है वो। अब वो R² के ही तो बराबर होती, तो इसलिए कई बार कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं। तो जब भी न्यूमेरिकल, यही 2 न्यूमेरिकल ही है, तो आपकी आएगी तो यही रिफ्लेक्टिव, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकते हैं बस। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिविटी है, या स्क्वायर कर दिया तो कोफिशिएंट ऑफ। ठीक है, अब ये मान है 0.64, 0.81। डिटरमाइन द रिलेटिव विड्थ ऑफ मैक्सिमा इन 2 केसेस। तो मैक्सिमा के लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, ये फेज डिफरेंस वाले। तो अब आपने क्या किया, पहले तो R1 लिया, R1 की वैल्यू है 0.64, फाइनेस निकाला, 4R1 1 माइनस R1 का स्क्वायर, रख दिया वैल्यू, सॉल्व किया, 19। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। R2 की वैल्यू है 0.81, तो F2 बराबर 4, R2 1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 0.81, 1 माइनस 0.81 का स्क्वायर, इसे सॉल्व किया, 90 है। अभी हमने इसीलिए ये कराया है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 रेसिप्रोकल आता है, अंडर रूट F2 अपॉन F1। F2 है आपका फाइनेस, ठीक है, सेकेंड वाले का
F1 है फर्स्ट वाले का, F1 फाइनस है फर्स्ट फेब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर का, F2 है फाइनस सेकेंड, रख दिया वैल्यू ये आएगी। एक और बच्चों देखिए इस टाइप का, तो ये फेब्री पिरॉट आज कंप्लीट हुआ। अगले टर्न पर या तो हम आपका टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस कुछ और बतानी है वो बताएंगे, नहीं तो सेकेंड यूनिट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसका एक सरल मेथड हम ढूंढ रहे हैं कि जितनी भी फ्रिंजेस हैं हम उनके प्रकार का एक ईजीएस्ट वे बता दें, ठीक है। तो एक तो हमने लोकलाइज और नॉन लोकलाइज फ्रिंजेस बताया था, और भी जितनी प्रकार की फ्रिंजेस होती हैं उनको भी बताना है, ठीक है। देखिए ज़रा, टू फेब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर, टू फेब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर ऑफ इक्वल प्लेट सेपरेशन, ऑफ इक्वल प्लेट सेपरेशन इक्वल है, but their reflectivity are 0.80 and 0.90। रिफ्लेक्टिविटी है 0.80 and 0.90। डिड्यूस द रिलेटिव विड्थ of maxima, deduce the relative width of maxima in the two cases, इन दोनों केसेस। In the two cases, तो यहां पर R1 की वैल्यू है 0.80, ठीक है। F1 लगाइए फाइनस 4R1 1 माइनस R1 का होल स्क्वायर, तो 4R1 0.80, R1 1 माइनस 0.80 का स्क्वायर, 4.2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया F1 बराबर 4 2.8 0.2 इंटू 0.2, ये आई फाइनस एक की 80, एक फेब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर की 80 है ना, कैलकुलेशन कर लीजिए भाई। दूसरे की R2 की वैल्यू है 90 या 0.90 या 0.9, F2 का मान 4R2 1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो 4 इंटू 0.9 1 माइनस
अरे ये तो रुक ही नहीं रहा है कोई। अब ये F2 की वैल्यू है 4 इंटू 0.9 अपॉन 0.1 इंटू 0.1, 436 अपॉन 0.1 हटाया 0, 360 आई। ठीक है, अब डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 अंडर रूट F2 अपॉन F1। ठीक है, F2 अपॉन F1, ये जो हमने रिजॉल्विंग पावर बताई थी n पाई r अपॉन 1 माइनस r, इसे प्रूव वहीं तक है, बाकी ये सब न्यूमेरिकल के लिए बताया, फाइनेस और ये सब है ना, नहीं तो उसकी ज़रूरत ही नहीं, एक बार कर लिया वहाँ से छोड़ दीजिए न्यूमेरिकल। अब डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 360 अपॉन 80, तो ये हो गया 36/8। तो ठीक है, ये आ गया अंडर रूट में 4.5, 4.5 का अंडर रूट निकालो, क्या आएगा? अंडर रूट निकालो, देखो 2.12 ही आएगा, अंडर रूट निकाल के देख लो। तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 2.12, ये बच्चों आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप करिए। ये आपका फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर हो गया है। ठीक है, मतलब ये वैसे पूरा देखो, ये देखना बेटा, टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर पढ़ा दिया, देखो काफ़ी। ठीक है, और रैले रिफ्रैक्टोमीटर पढ़ा दिया। अब हम फ्रिंजेस का प्रकार और थोड़ा सा मंडे को देखेंगे। पिछले सालों में हमने हमेशा 3rd यूनिट पे गए हैं, पर इस बार हम यही क्रम में रखेंगे। आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही पढ़ाएंगे, उसी क्रम में चलेंगे। ठीक है, क्रम नहीं बदलेंगे। तो मतलब पहली यूनिट थी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अब आपको मंडे से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की क्लास मंडे को होगी, 2nd यूनिट, मतलब वही क्रम रखेंगे, है ना, गैप नहीं करेंगे। पहले क्या करते थे, पोलराइजेशन पढ़ा देते थे, फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस बार नहीं, इंटरफेरेंस के बाद डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया।